गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। हमें यह पता है कि देयर इज़ एन एनॉर्मस नंबर ऑफ एनिमल्स इनहेबिटिंग दिस अर्थ और उनकी प्रॉपर स्टडी के लिए उन्हें ग्रुप में अरेंज करने का कोई साइंटिफिक मेथड होना ज़रूरी है। आज तक मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड और यह नंबर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ना सिर्फ जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है बल्कि उनमें हैबिट, मोड ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी भी है। दिस रिक्वायर्स द नेमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्पीशीज़ इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ताकि जो एनिमल हम स्टडी कर रहे हैं उनकी पूरी जानकारी हमें मिल सके। सो व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी? Taxonomy is the science of classification and nomenclature. It is क्या कह सकते हैं हम? It is the science of वर्गीकरण and नाम पद्धति, उसको नाम देने की क्रिया जो है उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी क्या है? वर्गीकरण और नामकरण की साइंस को हम कहते हैं। That means it has two aspects. नॉमेनक्लेचर नामकरण जिसमें हम एनिमल को नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण विच इज़ द ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। जंतु को पहचानने तथा वर्गीकृत करने का कार्य टेक्सोनॉमी होता है, विच इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ कंसर्न्ड विद नेमिंग एंड सिस्टमेटिकली अरेंजिंग द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स into closely related groups according to some scheme of likeness and differences. तो the unit of classification जो है वो species होता है और species को सबसे पहले किसने नाम दिया था? जॉन रे ने। Now what is this taxonomic methodology? Taxonomic methodology क्या है? Species को डिस्कवर करने से लेकर उसके क्लासिफिकेशन तक जो प्रोसेस है उसको हम टेक्सोनॉमिक मेथडोलॉजी कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले किसी भी एरिया में सर्वे करते हैं और वहाँ पर एक इन्वेंटरी फॉर्म करते हैं, यानी कि वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की एक सूची तैयार करते हैं। फिर उनको कंपैरेटिव उनकी आकृति के हिसाब से हम उनको डायग्नोज करते हैं, उनको समझते हैं और फिर उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। साइंटिफिकली हम उनको डिस्क्राइब करते हैं उनके वेरियस पार्ट्स को और फिर उनको हम एक नाम देते हैं। फिर एनिमल्स को जो नाम देने की वजह से उनको हम पहचान बनाते हैं, एक साइंटिफिक नेम हम उनको देते हैं जो नेम साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी होता है। और फिर हम उन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, उनकी एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन जो है वो हम इसमें करते हैं। सो दिस इज द टेक्सोनॉमिक मेथडोलॉजी। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज? एनिमल्स को क्लासिफाई करने का काम जो है वो एंशिएंट टाइम से हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव का इतिहास। शुरू से ही मनुष्य ने एनिमल्स की ग्रुपिंग की थी। दे ग्रुप्ड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी टू मैन। वो एनिमल्स की पहचान हार्मफुल या यूजफुल एनिमल्स, एडिबल या नॉन एडिबल के रूप में करते थे। उनको फूड एनिमल्स, फर एनिमल्स, पेट्स, पालतू, वाइल्ड, जंगली या बीस्ट्स ऑफ बर्डन इसके रूप में पहचाना जाता था। लेकिन यह क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो था वो उनकी उपयोगिता के आधार पर था, ना कि उनकी सिमिलैरिटीज़ पर। उसके बाद ग्रीक नेचुरलिस्ट आए और उन्होंने एनिमल्स को उनके हैबिट और हैबिटाट के अनुसार क्लासिफाई करना शुरू किया। जैसे कि जो पानी में रहते थे जीव वो एक्वेटिक कहलाए गए, जो ज़मीन पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल और जो हवा में वो एरियल, या फिर ओविपेरिस एंड विविपेरिस जो अंडे देते हैं या जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। सो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दीज रिजेम्बलेंसेज वाज नोन एज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इन्होंने सबसे पहले ये सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया था। तो अब समझना हमें ये है दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ को समझने के लिए, नेचर ऑफ स्पीशीज़ के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दिए गए थे, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, संकल्पना। उनको समझने के लिए कौन सी संकल्पना है। तो सबसे पहला है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, जो कि कार्ल लीनियस ने दिया था। दिस इज़ बेस्ड ऑन दी morphological similarities. The concept of a species as a group whose members share certain characteristics that distinguish them from other species. तो उनको हम typological species concept कहते हैं, which is based on the morphological resemblance. जो दिखने में एक से हैं उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं। लेकिन इस पे फिर बाद में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो खड़े हुए, जिसमें से मेन है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, जैसे कि पीहेन एंड पीकॉक। मोर और मोरनी जो हैं वो दिखने में अलग होते हैं। लायन और लायनेस भी दिखने में अलग होते हैं। तो क्या ये डिफरेंट स्पीशीज़ हो जाएंगी? क्या ये अलग अलग स्पीशीज़ होंगी? जोग्राफिक वेरिएशंस, जैसे कि जोग्राफिकली सेपरेटेड एरियाज़ में लोकल अडेप्टेशंस की वजह से कुछ चेंजेस जो हैं वहाँ की लोकल एनिमल स्पीशीज़ में आ जाती है। तो क्या यह भी सेपरेट स्पीशीज़ हो जाएंगी? डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, कुछ एनिमल्स की लाइफ साइकिल में डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई में कैटरपिलर फॉर्म होता है, तो कैटरपिलर क्या अलग स्पीशी हो जाएगा और बटरफ्लाई क्या है वो अलग हो जाएगी। यानी कि वो एनिमल्स जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है, क्या वो हर फेज जो है उनकी लाइफ साइकिल का वो अलग स्पीशीज़ होगा। सो दीज वर द वेरियस question marks that were raised, various objections that were raised on the typological species concept. एक और स्पीशीज कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं अवास्तविक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। दिस वॉज गिवन बाय ओकेन एंड हिज फॉलोअर्स। दे बिलीव्ड दैट ओनली इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट बट डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। यह वो नेचुरलिस्ट थे जो यह मानते थे कि भगवान ने हर इंडिविजुअल को अलग बनाया है, इसलिए कोई स्पीशीज़ कंसेप्ट जो है वो नहीं हो सकता, हर इंडिविजुअल जो है वो अलग होता है। दे बिलीव्ड दैट स्पीशीज़ आर मैन्स ओन क्रिएशंस एंड हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि नेचर में कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस स्पीशीज़ का नहीं है, वो सिर्फ मैन की दिमाग की उपज है, वो उसकी खुद की क्रिएशन है। दे आर मेंटल कॉन्सेप्ट एंड नथिंग मोर। Therefore, such mental concept that is species of man has no value. लेकिन फिर भी यह कॉन्सेप्ट जो है ये फ्रांस में 18th सेंचुरी तक पॉपुलर रहा और अभी भी बहुत सारे बॉटनिस्ट जो हैं वो इसको मानते हैं। Then came the biological species concept given by मेयर। इसे हम जैव जाति संकल्पना कहते हैं। This defines a species taxon as a group of organisms that can successfully interbreed and produce fertile offsprings. यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, वो स्पीशीज़ ग्रुप जो कि जब इंटरब्रीड करे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सके, उसको हम कहते हैं एक स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हॉर्स और डोंकी को जब इंटरब्रीड कराते हैं तो वो म्यूल पैदा होता है, और म्यूल जो है वो स्टेराइल होता है, वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए हॉर्स और डोंकी जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। इसमें भी कई सारे लिमिटेशंस जो थे वो थे, वेरियस ऑब्जेक्शंस वर देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो फॉसाइल स्पीशीज़ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम फॉसाइल्स में इंटरब्रीडिंग स्टडी नहीं कर सकते।
सेकेंड लिमिटेशन है इसकी, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली और विद एक्सटेंसिव सेल्फ फर्टिलाइजेशन। वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि अलैंगिक जनन होता है, उनमें भी हम यह कॉन्सेप्ट लागू नहीं कर सकते हैं। एंड देन सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स विद ओपन मेटिंग सिस्टम्स, स्पीशीज दैट फ्रीली हाइब्रिडाइज, यानी कि जब हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्टिविटी में, तो वो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा था म्यूल के केस में, या लाइगर इज़ अनदर एग्जाम्पल जिसमें कि मेल लायन और फीमेल टाइगर को जो है वो ब्रीड करते हैं और लाइगर प्रोड्यूस होता है विच इज़ अगेन स्टेराइल। तो जब स्टेराइल होते हैं इसलिए दे डू नॉट बिलोंग टू दी सेम स्पीशीज़, जो एनिमल्स ब्रीड करते हैं वो सेम स्पीशीज़ के नहीं होते हैं। इन फ्लॉस को, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ में जो कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए पैलेंटोलॉजिस्ट ने एक और थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट करी, दैट इज़ दी एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। सिम्पसन ने इसको डिफाइन कैसे किया? इट इज डिफाइंड इट एज एन एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ इज अ लाइनेज evolving separately from others and with its own unitary evolutionary role and tendencies. इसी एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को विले ने और अच्छे से रिवाइज करके डिफाइन किया, एंड ही स्टेटेड दैट द एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ आर अ सिंगल लाइनेज ऑफ एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन which draws its identity from other such lineages and has its own evolutionary tendencies and historical fate. So, what are the general characteristics of animal species? जब हम बात यह कर रहे हैं कि हम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले स्पीशीज़ पहचान रहे हैं, तो इन स्पीशीज़ के सामान्य कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं? Each species possesses a common gene pool with a free gene flow. हर स्पीशीज़ जो है उसमें एक कॉमन जीन पूल होता है, जीन समूह होता है विद अ फ्री जीन फ्लो. Each species is in a process of continuous adjustment with its environment. हर स्पीशीज जो है वो कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट करती रहती है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के साथ. Each species fills an ecological niche that is not utilized by other species. एक पारिस्थितिकी निकेत, हर स्पीशीज़ का एक पारिस्थितिकी निकेत होता है जो वो दूसरे स्पीशीज़ के साथ शेयर नहीं करता है. और हर स्पीशी जो है इट हैज़ अ कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़, and each species possesses a group of isolating mechanisms that indirectly or directly prevent exchange of genes with related species. तो हर स्पीशीज़ में कुछ ना कुछ आइसोलेटिंग मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से दूसरी स्पीशीज़ में एक्सचेंज ऑफ जीन्स को वो प्रिवेंट करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीशीज़ जो है दे आर दी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, they are the ecological units and they are also the genetic units. जब हम उनको रिप्रोडक्टिव स्पीशीज़ को एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? दे आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. वाई? बिकॉज फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फॉर लैंगिक जनन के लिए इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ recognize one another as potential mates. जब हम उनको इकोलॉजिकल यूनिट की बात करते हैं कि स्पीशीज़ इज़ एन इकोलॉजिकल यूनिट, इसका मतलब है स्पीशीज़ के मेंबर्स कई सारे एट्रीब्यूट्स में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन ऑल द मेंबर्स कोऑपरेटिवली फॉर्म अ यूनिट. एनवायरनमेंट में वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ एक यूनिट की तरह इंटरैक्ट करते हैं. Species are also a genetic unit. Species comprise of a large intercommunicating gene pool. हमने देखा they all have a common gene pool हर species में with a free gene flow within the species. So to differentiate between different types of organisms,
species is used as a principal natural unit. Now कार्लस लिनियस ने सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्कियल कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो क्या होते हैं, किस तरीके से हम एनिमल्स को इस हायरार्की में एडजस्ट करते हैं, यानी कि किस समूहों के जो स्तर हैं वो सबसे पहले कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किए थे 18th सेंचुरी में. एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ फॉलोड ग्लोबली टिल डेट. अभी तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं. टेक्सोनोमिक हायरार्की यानी कि समूहों का स्तर जो है, दिस रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. यह जो है किंगडम से लेके स्पीशीज तक, दिस इज़ दी डिफरेंट हायरार्की जो हम क्लासिफिकेशन में फॉलो करते हैं, जिसमें किंगडम जो है दिस इज़ दी हाईएस्ट रैंक एंड स्पीशीज जो है दिस इज़ दी लोएस्ट रैंक ऑफ दी हायरार्की. सो टू स्टडी दी टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसे हम लीनियर हायरार्कियल सिस्टम भी कहते हैं, तो ये इसके फॉलोइंग आर दी important taxonomic hierarchies in which different organisms are classified. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, it is the kingdom. What is kingdom? All phyla are grouped together as kingdom. So kingdom is the highest level of classification. It is divided into the subgroup at various levels. Then comes phylum. What is phylum? It is a group of related classes. This is just next level to the classification and is more specific. जो kingdom के next जो आता है वो phylum आता है और ये kingdom से ज़्यादा specific group होता है. There are 35 phyla in animal kingdom. Then comes class. Class is the most general rank in taxonomic hierarchy. It is a group of related orders. जो classes हम लेकिन आज यूज़ करते हैं वो उनसे बहुत अलग हैं जो लिनियस ने शुरू में दी थी. एनिमल किंगडम में 108 क्लासेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं. देन कम्स ऑर्डर. ऑर्डर क्लास से और ज़्यादा स्पेसिफिक रैंक है एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. व्हाट इज़ फैमिली? Family is a group of closely related genera. What is genus? Genus is a group of closely related species. A group of similar species form a genus. Some genera have only one species. कुछ genera ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही species होती है, they are known as monotypic. और जिनमें एक से ज़्यादा होती हैं, they are known as polytypic. And the lowest rank comes to the species. Species जो होती हैं they are a group of related interbreeding individuals. Lowest level जो है taxonomic hierarchy का वो species का होता है. There are about 8.7 million different species on earth. Now species जो हैं वो further subdivide हो जाती हैं, they can into the subspecies. Now, although we regularly use the term kingdom as the largest grouping of species, ठीक है, हमने अभी तक हम क्या देख रहे हैं, किंगडम इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्कियल सिस्टम. लीनियर सिस्टम ऑफ हायरार्की में जो है किंगडम वाज द हाईएस्ट लेवल. बट देयर इज समथिंग लार्जर देन अ किंगडम ऑल्सो. इट इज़ नोन एज द डोमेन. किंगडम्स फॉल अंडर द लार्जर ग्रुपिंग कॉल्ड डोमेन. डोमेन जो है वो किंगडम से भी ऊपर आता है. इसके बारे में हम अगली क्लास में जब 5 किंगडम सिस्टम 6 किंगडम सिस्टम हम स्टडी करेंगे उसमें हम डोमेन को और अच्छे से स्टडी करेंगे. अ डोमेन इज़ अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी अबव द किंगडम लेवल. स्पेशली डोमेन्स आर सुपर किंगडम्स. हम कह सकते हैं कि दे आर दी सुपर किंगडम्स. डोमेन सिस्टम was developed by कार्ल वोस in 1990. तो ये जो इन्वर्टेड पिरामिड का शेप हम देख रहे हैं जिसमें स्पीशीज़ जो हैं वो लोएस्ट डिनोमिनेटर पे हैं रैंक के क्लासिफिकेशन में और डोमेन जो है दैट इज़ दी हाईएस्ट
and in between are these: kingdom, phylum, class, order, family and genus. इस डायग्राम में हम देखते हैं दिस इज़ दी हायरार्कियल सिस्टम विच इज़ यूज्ड इन क्लासिफाइंग दी ऑर्गेनिज्म. इसको हम जब स्टडी करते हैं तो इजीली हम स्पीशीज़ जो लोएस्ट डिनोमिनेटर है से लेके डोमेन जो कि हाईएस्ट डिनोमिनेटर है हायरार्कियल सिस्टम में, उसमें हम इसको स्टडी करते हैं. सो दीज आर दी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग एनिमल्स. अगली क्लास में हम 6 किंगडम सिस्टम जो है वो स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच.